अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाखर। मुल्क भर में पहलगाम हमले के बाद शदीद गम व गुस्सा न सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि ये हम देख रहे हैं कि चाहे वो ऐवानों में हो, चाहे वो लीडरान की जानिब से हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे वो अवामी सतह पर हो, इंतहाई लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और सभी का मुतालबा यकसा हमको नज़र आ रहा है कि जो कोई इस हमले के ज़िम्मेदार हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बल्कि वाज़े तौर पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि ये इस हमले के जो ज़िम्मेदार है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ही नहीं बल्कि एक बड़ा हमला कर दिया जाए, POK को हासिल कर लिया जाए और ये जो दहशतगर्दी की जो जड़ है उसी का ख़ात्मा कर दिया जाए। इस तरह के मुतालबे किए जा रहे हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया, तलब किया गया हंगामी तौर पर, और इसकी सरबराही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, इनके अलावा तमाम चाहे वो NDA की पार्टियां हों या फिर अपोजिशन की पार्टियां हों, उनके लीडरान, उनके रहनुमा सभी ने शिरकत की। और किरण रिजिजू ने इस इजलास के हवाले से कहा है कि सभी की एक मुत्तफ़िक़ा राय रही कि अब जो कुछ इस हमले के हवाले से जो कुछ करना है तो सभी ने अपनी एक राय दी और इत्तेफाक इस बात पर किया कि सरकार जो भी फैसला लेगी इसके हवाले से उसको हम सभी कबूल करते हैं। तो बहरहाल किरण रिजिजू ने क्या कहा वो भी हम सुनेंगे, और इसके साथ साथ इस इजलास में क्या करारदाद हुई और क्या तय किया गया है आगे के लाहे के अमल के हवाले से। एक जानिब जहां दिल्ली में इजलास मुनक्किद हुआ कुल जमाती, वहीं कौमी सतह पर, और दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की कॉल पर यहाँ कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। इसके ICC में उमर अब्दुल्ला ने भी करारदाद जो तय की गई उस हवाले से उसको सुनाया, और फिर ये सभी ने बैक ज़ुबान इस हमले की मजम्मत की, और इस हवाले से जो कुछ करारदाद रही उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ अवामी सतह पर जो एहतजाज हो रहे हैं और मुतालिबात हो रहे हैं उसका भी हम आज के इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। और अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने कल, चूँकि जुमा है, जुमा के मौके पर उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो पहलगाम में जिस तरह से इंसानियत सोज जो हमला हुआ जिसका ज़िम्मेदार पड़ोसी मुल्क है, तो वो अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए नमाज जुमा को जाते हुए वो अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ, काली पट्टियाँ बांधे बतौर एहतजाज। तो बहरहाल मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, इस हवाले से बहुत सारी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। बहुत सारे अगर हम देखें तो सरहद पार भी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सिफारती सतह पर भी बिल्कुल पाकिस्तान के साथ एक तनाव शुरू हो चुका है। तो बहरहाल क्या सूरत हाल है, सबसे पहले अपडेट्स हम लेंगे। मैं चाहूँगा पैनल से कि किरण रिजिजू ने आज की ऑल पार्टी मीट जो थी उस हवाले से उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा आप सुने, उसके बाद फिर हम अपडेट्स मजीद आपको फराहम करेंगे, और इसके साथ साथ जो सूरत हाल, जो माहौल बना हुआ है वो किस तरह का है उस पर भी नज़र डालेंगे। उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं, और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है, और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज़ में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में
हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें, ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हम लोग कामयाब होंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, और पाकिस्तान और उनके जितने समर्थक हैं जिन्होंने इस आतंकवाद हमला को अंजाम दिया है उसको बदला लेने में और आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए एकजुट रहेंगे, हम ये मानते हैं। नाज़रीन, सिफारती और जिस तरह से सिफारती यानी कशीदगी हम देख रहे हैं, न सिर्फ सिफारती कशीदगी बल्कि अगर हम सरहदात पर भी देखें तो तनाव पैदा हो चुका है। एक इनकाउंटर भी पेश आया जिसमें एक फ़ौजी एहलकार की जान भी गई है। कश्मीर की क्या सूरत हाल है, दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनली और फिर इस यानी बर्र सग़ीर में जो हालात बने हुए, इस पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम ताज़ा अपडेट्स कश्मीर में आज का दिन कैसा रहा, इस हवाले से थोड़ा सा सरसरी तौर पर अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, एक जानिब जहां दिल्ली में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, वहीं श्रीनगर में भी आज कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ और आप मुसलसल वहां पर रहे। मैं जानना चाहूँगा कि जो करारदाद मंजूर की गई उस हवाले से भी, और इसके साथ साथ जो बैक जुबान सभी पार्टियों को हमने यानी एक इत्तेफाक राय करते हुए देखा, और कोई पार्टी ऐसी का नुमाइंदा ऐसा नहीं था जो वहाँ यानी मौजूद ना हो, तमाम पार्टियों के जो यानी सरबराहान और रहनुमा थे वहाँ पर मौजूद थे। जी शबनम। बिल्कुल, जो काबिल अफसोस वाक़ा पेश आया बहसरन पहलगाम में, हाँ, उसके जो हम कह सकते हैं खून के छींटे आज भी चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, और आज भी इसका दर्द पूरी वैली में, जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर सू एक अजीब सी मायूसी है, और ये जो आम शहरी जो है या सयाह थे, उनके कत्ल के खिलाफ जहां एहतजाजी मुजाहरे हुए, वहीं पे एक हड़ताल भी की गई, और उसके साथ साथ लोग जो है आज भी जहां पे भी बात करें इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो यही वजह है कि इसका असर न सिर्फ अवामी सतह पे बल्कि सरकारी सतह पे भी साफ नजर आ रहा है। और यही जानकर एक कुल जमाती जो है एक इजलास तलब किया गया था, जो आज 3 बजे SKICC श्रीनगर में मुनक़द हुआ, और ये बराबर 6 बजे तक जारी रहा, और 3 घंटों में हर पार्टी के नुमाइंदे ने बात की, और किसी भी शख्स ने ऐसी बात नहीं किया, किसी भी लीडर ने ऐसी बात नहीं की जो एक दूसरे के खिलाफ या बयानबाजी से हम कह सके या तनाव जहन में पैदा करे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक खुले जहन से बात की गई और मुल्क के तय बात की गई, इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से बात की गई, और इस जो मामला असल में था, जो ये वाकया पेश आया, इस पे 2 मिनट की खामोशी भी की गई। हाँ। उसके बाद इस वाकये की मजम्मत भी की गई, और उन फैमिलीज के साथ हमदर्दी का भी इजहार किया गया। ये सभी जमातों के जो लीडरान वहां पे थे उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद फैसला लिया गया कि वहां पे एक ऐसी यादगार बनाई जाए जो जिसे इस दिन को, इस अफसोस याद रखा जाए, और वहाँ पे ये इसकी मंजूरी दी गई कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इससे सभी लोग मुतफिक दिखाई दे। दूसरी बात ये कि जो आदिल जो आदिल हुसैन जी, हाँ आदिल हुसैन जो मुस्लिम थे, जिन्होंने बकौल जो वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्होंने जो हमलावर थे उनके साथ हाथापाई और उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की और उन सयाहों को बचाने की कोशिश की, उस कश्मकश में अपनी जान निछावर की, तो उसको बिल्कुल याद भी किया गया और ये भी कहा गया उसके लिए बड़े से बड़ा अवार्ड जो है सिविलियन के लिए, उसके लिए उनको मुंतखब किया जाए और उसकी उस बहादुरी को सलाम पेश किया गया। इस अलग तरीके से उस के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कश्मीरी अवाम या कश्मीरियत की शान को बुलंद रखा अपनी जान देकर। उसके बाद
ये भी बात की गई कि जहां इस वक्त इस वाक़े पे सभी मजम्मत भी करते हैं, अफसोस भी जताते हैं, हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, वहीं पे कल से जो वाक़या, मैं पहले से चाहूंगा कि सीएम वाले जो श्रीनगर के हैं वो विजुअल बताएं। जी जी जी। जो मुल्क के कई इलाकों में, यहाँ जो कश्मीर से, चाहे वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो कॉलेजेस में, चाहे वो पैरामेडिकल कॉलेजेस में है, चाहे वो किसी कारोबार के सिलसिले में वो गए हैं मुल्क के कोने कोने में, वहां जिस तरह से उनको हिरासा किया गया, कई जगहों पे उनसे मारपीट की गई, उनको डराया धमकाया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, तो इस पे काफी जो है इसको संजीदगी से लिया गया और ये फैसला लिया गया जहां सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा जाए कि उनकी जान माल की हिफाजत की जाए, वहीं पे उन हुकूमतों से भी राब्ता किया जाए जिन स्टेट्स में, जिन रियासतों में यहाँ के नौजवान चाहे वो तालीम के सिलसिले में गए हैं या किसी कारोबार के सिलसिले में गए हैं, ये वो मुद्दे रहे जिन पे मुतफिका तौर फिर वज़ीर आला अब्दुल्ला ने जो एक मेमोरेंडम बनाया गया था तो उसको पढ़ा गया और वही जो है कुल इस रिपोर्ट जो इस मीटिंग की रखी गई थी तो वो सामने उसके क्योंकि कोई सवाल जवाब नहीं लिया उन्होंने, ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर बात की, ना किसी और ने बात की वहां पे जब तक वो अंदर थे। और ये बिल्कुल इसलिए किया गया कि कोई भी बात ऐसी सामने ना आए जिससे इस मीटिंग पे बुरा असर पड़े। उसके बाद जब बाहर निकले तो हर एक लीडर ने बहुत जो है मोहतात तरीके से हर किसी सवाल का जवाब दिया और कोशिश ये की गई इस मीटिंग का जो मतलब था, मकसद था, वो फौत न हो जाए और उस मीटिंग की जो है उसको बाहर रखा जाए जो मीटिंग के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक की बात की गई। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा ये इस वाक़े के होने के बाद अंदरूनी तौर पर किस तरह की सूरत हाल है, और सिक्योरिटी तो यकीन बहुत यानी चौकसी बरती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उधमपुर से खबर है इस दौरान भी कि जो है इनकाउंटर होता है और उसमें एक फ़ौजी एहलकार की जान चली जाती है। तो क्या सरहदात से क्या इतलात मिल रही हैं, सरहदात पर मतलब क्या सिचुएशन है, क्या सारी चीज़ें आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा अलर्ट जो है किया गया है? जी शबनम। देखिए कल भी नॉर्थ कश्मीर के बारामूला इलाके से, सरहदी इलाके से ये बात आई कि दो जो दरअंदाज थे उनको मार गिराया गया, हथियार गोला बारूद से बरामद किया गया। उसके बाद उधमपुर में एनकाउंटर होता है और वहां पे गोलीबारी होती है तो उसमें एक फौजी जवान जो है अपनी जान गंवा बैठता है, वीरगति हासिल करता है। तो कुल मिला के साफ नजर आ रहा है कि हालात जो है वो कुछ और जो है किसी और तरफ हमें ले जा रहे हैं, कोई और इशारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बड़ा चैलेंज अब सामने आया है। क्योंकि जहां एनकाउंटर होते थे, छापामारी होती थी, नाके लगते थे, कोई हथगोला फेंका जाता था, ये आम सी बात होती थी। लेकिन जिस तरह से एक मैसेकर यहाँ पे पहलगाम में हुआ और इन हलाकतों के बाद तरंदाजी का वाकया, फिर उधमपुर में वाकया, तो जाहिर सी बात है पूरी सिक्योरिटी एजेंसियां इस पे अब मुतहरिक और हो रही है। और एक बदकिस्मती की बात ये भी है कि जो पहलगाम वाकया इससे पहले ही 3 बार 4 बार होम मिनिस्टर ने, एलजी ने जो है सिक्योरिटी हाई लेवल मीटिंग की ली और जायजा लिया, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि कोई कोताही कहीं पे हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की जानें भी जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्स को भी कभी नुकसान उठाना पड़ता है और फौजी जवान हमारे वीर गति हासिल करते हैं और खौफराज का माहौल पैदा हो जाता है। इसी तनाजुर, इसी सिलसिले, इसी जो जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, इसी में बाज़ अनासर की जानिब से कोशिश की गई थी इस हमले के बाद यानी फ़िरक़ा वारियत को हवा दी जाए, लेकिन वो फ़िरक़ा वारियत का जो यानी एक नापाक इरादा लेकर जो भी आगे बढ़ रहे थे वो नाकाम हो गए। मैं ज़रूर जो है इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने अभी सैयद आदिल शाह का जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने जो है अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान देकर दूसरों की यानी सयाहों की जान बचाने के लिए पूरी अपनी कोशिश की, वैसे ही क्या माहौल वहाँ पर सयाहों के साथ किस तरह का सलूक कश्मीरियों ने किया और फिर जो मौके पर मौजूद थे, मैं थोड़ा उस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन एक खातून जिनकी जो है सोशल मीडिया पर भी जो है वो उन्होंने किस तरह से झंझोड़ा सारे मुल्क को और कहा कि किस तरह की बातें चलाई जा रही हैं, तो मैं पैनल से चाहूँगा कि उस खातून ने क्या कहा। वैसे नाज़रीन सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी बात को हम थोड़ा सा सुने
कि वो क्या कह रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे यानी ऐसे सयाह हैं जो उस मकाम पर मौजूद थे और जिनको मदद फराहम की गई, तो उनके जो एहसासात कश्मीरियों से मुतालिक, वहाँ के मुसलमानों से मुतालिक हैं, उन्होंने बहुत बड़ा पैगाम सारे देश को दिया है, सारी दुनिया को दिया है। इसमें से एक, क्योंकि वक्त की तंगी है, मैं चाहूँगा पैनल से वो थोड़ा सा सुन लें आप, फिर उसके बाद शबनम से हम जानेंगे कि टूरिस्ट जो आए हुए थे, जो मुतासरा थे, जो उस मकाम पर मौजूद थे, उनके क्या रिएक्शंस, उन्होंने क्या कहा, वो भी ज़रूर सुनेंगे। जी भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मैसेज भी तो नाज़रीन, अभी आपने सुना। मैं शबनम आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई उन टूरिस्टों का क्या एहसास, उनका क्या रद्द-ए-अमल, जो कुछ ये सानहा पेश आया, उसके बाद जिस तरह का माहौल मुल्क भर में बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद ख़ुद वहाँ जो मौजूद हैं उन सयाहों के लिए क्या कुछ किया गया। हमने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, एसोसिएशन है, उनकी जानिब से क्या क्या मामलात किए गए और किस तरह की जो है यानी पेश रफ्तें हुई। जी शबनम। देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर जो है, कश्मीरियत जो है, ये दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मैं यहाँ मेरी पैदाइश हुई है जी। मेरी उम्र जितनी है, इस उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है, सारे हालात देखे, 30 बरस ये हालात जो टर्मैल यहाँ पे रहा ये देखा है जी। और कश्मीरी एक ऐसा शख्स है जो खुद को ना खाए लेकिन दूसरों को खिलाए और ये बिना सोचे कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है जी। ये मैं मतलब मैं दिल से बात कहूंगा और हकीकत कहूंगा। इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी और इसकी मिसाल इसलिए भी बता रहा हूँ कि जहाँ ये हालात इतने खराब यहाँ रह के आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ कश्मीरियों ने अपनी जानें खोई है, अपनी जिंदगियां खोई हैं, अपने लफ्ते जिगर खोए हैं, अपने बच्चे छोटे खोए हैं, अपनी बस्तियां उजड़ते हुए देखी है, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी, चाहे यहाँ पे अमरनाथ श्राइन बोर्ड तनाजा जब हुआ था, ये जमीन का तनाजा हुआ था, तो वहां उस वक्त भी यहाँ पे यात्रा जारी थी, आग उगल रही थी सड़कें, लेकिन उस वक्त उन यात्रियों को खिलाने पिलाने का काम भी कश्मीरियों ने किया जी। और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह जो सैयाह जब कहीं पे फंसते हैं, नेशनल हाईवे हमारा हमेशा खराब रहता है, आज तो बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन पहले जो अभी तक साल गुजरे हैं जब से रास्ता बना है तब तो बहुत ही खतरनाक हालात होते थे, लेकिन इस सड़क की वजह से जो लोग फंसे थे उनको घरों में रखते थे और इसके बाद जो हालात का मुकाबला करते करते आज तक पहुंचे, तो कभी सैयाहों को कभी भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और कितने भी हालात खराब हो, भले कश्मीरी को अपना घर जले, लेकिन वो दूसरे को आँच नहीं आने देगी, ये यहाँ की फितरत है। हाँ। ये मैं आपको हकीकत में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए फर्क ये है कि कल यहाँ पे हड़ताल होती है, कल यहाँ पे एहतजाज होते हैं, कल यहाँ पे इसकी मजम्मत इस वाक़े की होती है, लोग रोते हैं, लोग सियाह पट्टियां बांध के निकलते हैं, लेकिन उन्हीं कश्मीरियों के बच्चों को बाहर क्या होता है, ये फर्क आपको वहां और यहाँ में दिखाई देगा। और ये कश्मीरियत है जो इसके बावजूद
हो सकता है कि किसी का बच्चा वहां पढ़ रहा हो जिसने कल एहतजाज किया हो, सिया पट्टी बांधी हो, आज जब अपना बेटा उसको फोन करे कि पापा मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, यहाँ हमें डराया धमकाया, उसके उस पर क्या गुजरती होगी, ये सोचने वाली बात है। नाज़रीन, यहाँ पर अगर देखें हम, उत्तराखंड के अलावा दीगर बहुत सारी रियासतों से ये खबरें मिली और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। बहरहाल हम यही जो है इस बात को जो है यकीनी बनाने के लिए कोई पैनिक पैदा ना हो, इस वजह से हम उन चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, लेकिन वहाँ कश्मीरी नौजवानों को और कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिरासानियों का सामना रहा। जिस तरह से शबनम कह रहे हैं कि वहाँ के लोग, उनके पेरेंट्स अगर हम देखें तो वो उस हमले की मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के लोग अपनी जान पर खेल कर उन सयाहों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं के जो नौजवान हैं जो दीगर रियासतों में पढ़ रहे हैं उनको जो हिरासा किया जाता है, उनको गाली गलौज की जाती है, उन पर मारने की कोशिश, उन पर हमला करने की कोशिश की जाती है। तो ये किसी सूरत जो है अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, और वही अनासिर जो है इस तरह का मामला करेंगे जो हम देख रहे हैं कि जिनका काम ही नफरत फैलाना है, जबकि ये कोई मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, लेकिन बाज़ अनासिर की हमेशा कोशिश होती है, जिस तरह से गोदी मीडिया को भी हम देख रहे हैं। जी शबनम। बिल्कुल, कल लाल चौक में जब हम कवर कर रहे थे तो वहां पे कोई मीडिया हाउस ऐसा था जो जिसकी वजह से वहां पे जो लोग जमा थे उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जहर उगलवाना चाहते थे। तो इन चीजों को कश्मीरी नफरत की निगाह से देखते हैं, ऐसी चीजें वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर पुरअमन रास्ता अब शुरू हुआ है, एक नई मिसाल कल कायम हुई कि हड़ताल हुई, कितनी भी हलाकतें इससे पहले हुई होगी, लेकिन कभी हड़ताल नहीं की कश्मीरियों ने, कभी वो सामने नहीं है। कल लोग सामने आए हड़ताल की, तो इसका मतलब इससे और ज्यादा सबूत क्या दे। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। आप जो अपने जो जारियाना अंदाज जो है वो आप अपना सकते हैं उनके खिलाफ जहां आपको लगे कि ये लोग इसमें शामिल है इस वाकये में, लेकिन जो अपने लोग हैं, अगर उन लोगों के साथ आप इस तरह का रवैया करेंगे, फिर आप तो हार के जीत की तरफ नहीं, आप हार की तरफ जा रहे हैं। और हमेशा दिल मिलाने की, नजदीकियां बढ़ाने की, भाईचारा अपनाने की बात होती है, लेकिन जब ये नहीं होगा, जब इस चीज को अपनाया नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक गलत मैसेज बाहर जाएगा और लगेगा लोगों को कि कुछ भी हो, इस चीज को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो कश्मीरी की अब अपनी आइडेंटिटी है, एक इज्जत है, और इस अपनी इज्जत और वकार को भी फिर वो दाव पे नहीं लगा सकता है। इन चीजों को समझने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जो, अच्छा आप ये भी देखिए, अगर कहीं पे कश्मीर में कोई मैसेज गलत या कोई लाइक या शेयर गलत होता है सोशल मीडिया पे, तो एकदम उसको बुलाया जाता है कि आपने ये किया है, इससे अमन कानून को खतरा है। तो आप देखिए सोशल मीडिया पे बाहर इस तरह लोग सीधे कहते हैं कि कल सुबह होगी तो कश्मीर को जो हम कहते हैं कि निकल जाए, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या ये धमकी नहीं है, क्या ये आतंक नहीं है? इन चीजों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। आप जम्मू कश्मीर को अपना मानते हैं, कश्मीर को अपना मानते हैं, तो फिर आपको अपनाने के लिए जो तराजू है वो बैलेंस में रखना पड़ेगा। बिल्कुल शबनम, आप बने रहें। मैं जो है हम वाहिद साहब से भी रब्ता कर रहे हैं, और फिर हम उनसे भी जो है जो पॉलिटिकली जो सिनेरियो बना हुआ है उस हवाले से भी हम उनसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि यानी सिफारती सतह पर अगर हम देखें तो काफ़ी कशीदगी जो है पैदा हो गई है, और उधर पाकिस्तान ने भी जो है यानी हमको ख़बरदार करते हुए ये उसने कहा है कि अगर जो पानी हम यानी पहुंचाते हैं, इंडस ट्रीटी जो हमारे और पाकिस्तान के दरमियान है, वो अगर ख़त्म होता है तो वो उसको जंग समझेगा। और इसी के साथ साथ शिमला मुआहदा के हवाले से भी यानी सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वो भी जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, और अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके नताइज क्या होंगे। और इसके साथ साथ यानी अगर हम देखें तो हम ये भी देख रहे हैं कि इधर भी सिफारती सतह पर सख्त कार्रवाई हो रही है और उधर भी हो रही है। जी शबनम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? वाहिद साहब से हम, वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वाहिद साहब, क्या हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? शायद वाहिद साहब से अभी जो है रब्ता नहीं हुआ। जी शबनम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? दोनों मेहमानों से हम जो है ज़रूर उनसे रब्ता करेंगे और फिर हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर बात यही है कि
सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरह की अभी कुल जमाती इजलास जो मुनक्किद हुआ दिल्ली में, तो इसमें अब सरकार का क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की और अब ये अंदाज़ा किया जा रहा है कि एक बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा। और वो बड़ा फ़ैसला किस तरह का होगा और फिर कितने घंटों में, यानी क्या फ़ैसला लिया जा सकता है या फिर कितने दिन हो सकते हैं या फिर फौरी तौर पर कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का अगर हम बयान सुने और जिस तरह से उन्होंने बिहार में एक मजमे को खिताब करते हुए न सिर्फ जो है पड़ोसी मुल्क को पैगाम दिया बल्कि आलमी सतह पर उन्होंने कहा कि जो कोई, यानी अंग्रेज़ी में भी उन्होंने जो है मुखातब करते हुए यानी ये तवज्जो करवाई सारी दुनिया की, ताकि दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे कि अब भारत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है यानी सख्त कदम उठाएगा। और जो कोई इसके ज़िम्मेदार है, सिर्फ ये नहीं है कि जिन्होंने हमला किया, बल्कि जो हमले के पीछे जो असल कारफरमा हैं, जो पुष्टपनाही फराम कर रहे हैं दहशतगर्दी के मामलात को, तो हम उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त जो है कदम उठाएंगे और मलिया मेट कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उन दहशतगर्दों को और उस सरजमीन को हम मलिया मेट कर देंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया। अब बात यही है कि अब भारत की जानिब से क्या कदम उठाया जा सकता है कुछ ही घंटों में। और ये भी खदशात का इजहार किया जा रहा है और उधर भी सरहद पार से मिलने वाली जो खबरें हैं वो यही बता रही हैं कि वहाँ की अफवाज भी यानी मुतहरक हो गई है और उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है, बहुत सारे ख़तरात का जो है इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ गालिबन वाहिद साहब जुड़ चुके हैं। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वाहिद साहब, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो कुल जमाती इजलास दिल्ली में मुनक्किद हुआ, इस इजलास में किरण रिजिजू ने कहा कि इजलास में क्या तय किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियां, इसमें कोई सियासत नहीं है, तमाम पार्टियों ने, चाहे वो एनडीए अलायंस की हो चाहे वो अपोजिशन की हो, सभी ने बैक ज़ुबान ये कहा है कि अब सरकार की जानिब से जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ हैं। अब दहशतगर्दी को किसी सूरत जो है यानी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या लग रहा है आपको कि चंद घंटों में क्या फ़ैसला लिया जा सकता है? अच्छा, पैनल से कहा जा रहा है, पैनल की जानिब से, कि ब्रेक लिया जाए, आपकी बात मुनक़ता हो जाएगी, ब्रेक का वक्त हो गया है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बड़े अहम मुद्दे हैं और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे सरहद पार हो या फिर सरहद के इस पार हो, हर दो तरफ, और दुनिया की नज़रें भी इस वक्त सब कॉन्टिनेंट पर लगी हुई हैं कि क्या होने जा रहा है चंद घंटों में या हो सकता है कुछ ही वक्त में। तो बहरहाल नज़र हम बनाए रखे हुए हैं और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आप भी जो हम ब्रेक के बाद सारी बातें करेंगे उसमें जो है शामिल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। अब हम बढ़ेंगे उस तरफ जिस हवाले से यानी जो ख़तरात और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है और जिस तरह की सरगर्मियाँ चल रही हैं हर दो तरफ, वैसा क्या आप देख रहे हैं? और क्योंकि तमाम पार्टियों ने सरकार पर फैसला छोड़ा है, सरकार क्या फ़ैसला ले सकती है? जी देखिए, जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक तगड़ा जवाब देने की बात कही है, तो फिर कड़ा फैसला तो वही हो सकता है। और कड़ा फैसला इस वक्त यही हो सकता है कि पाकिस्तान से अपना जो कश्मीर है पीओके वो लिया जाए, अक्साई चीन, और जो मतलब अक्साई चीन वाला मामला तो चाइना से लेना पड़ेगा। वैसा फिलहाल तो पीओके लेना पड़ेगा। दुनिया को बताने का मतलब यही है कि पूरी दुनिया को बताया जाए। मैं तो बयान के अकॉर्डिंग ही जो इंटरप्रिटेशन है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ जी, इरादे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, इरादा तो बिल्कुल है, क्यों नहीं। देखिए, इरादे अगर ऐसे हैं तो हमें इस बात पर खुशी होगी, क्योंकि ये बड़े गम का माहौल है, मासूम लोगों की जान गई है और उस पर मैं भी बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि राजनीति की जाए, बिल्कुल। और बल्कि कश्मीरियों ने जिस तरीके से बाहर निकलकर पूरा का पूरा कश्मीर बंद किया और प्रोटेस्ट किया, और पहली बार ऐसा है कि एक तरफा सभी कश्मीरियों ने इस आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज बुलंद की, पहली बार है। क्या आपको याद पड़ता है कभी इस तरह आतंकवाद के खिलाफ कश्मीरी बाहर निकले हो? ना।
ना। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि छठी सिंहपुरा में भी जो कुछ हुआ था उसकी भी सभी ने जो है मिलकर मुत्तफ़क़ा तौर पर यानी इसी अंदाज में, यानी जब भी आम लोगों पर हमला हुआ तो कश्मीरी बैक ज़ुबान एक एक जो है उनकी ज़ुबान रही और एक जैसा उनका अमल रहा भाई साहब। लेकिन हाँ, इस मरतबा हमने देखा कि जो है सारा कश्मीर, सारा हम देख रहे हैं एक साथ सड़कों पर है। एक तरफा पूरा कश्मीर जो है वो बाहर निकला है जी। और पूरे कश्मीर ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया है, इससे एक बात क्लियर है कि वहाँ एक डेमोक्रेटिक चुनिंदा सरकार है जिसे चुना गया है और वो लोगों ने वोट किया था, तो वोट का असर जो है वो लोगों के प्रोटेस्ट में भी नजर आया और ये भी नजर आया कि देखिए कि जी किस तरीके से मतलब लोग बाहर निकले और बाहर निकल के प्रोटेस्ट में जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है वो ये एक पैगाम है सरकार के लिए मजबूत इरादों का कि पीओके इस वक्त लिया जा सकता है। देखिए, दो बातें हैं। एक बात ये है कि भारतीय सरकार के इरादे पूरे हैं और लोगों का समर्थन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकार के साथ है। ऑल पार्टी मीटिंग में ये तय हो गया है कि सभी लोग जो है प्रधानमंत्री का साथ देंगे। ऐसे में कश्मीर मतलब बेसिकली कौन है टेररिस्ट का पनाहगज़ीन जो है, हम साफ तौर पर बोलते हैं कि पाकिस्तान है जी। तो अब ये वक्त है कि सर्जिकल स्ट्राइक न करके फुल फ्लैश जो है अटैक किया जाए और इसमें इंतजार न किया जाए। वो अलग बात है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं उनमें एक सोच समझ के ऑपरेशन किए जाते हैं। चैलेंज या चुनौती के अलावा स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं, कैसे मूव किए जाएंगे वो देखा जाता है। हालांकि परली तरफ से जो उनका मीडिया कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई स्ट्राइक की तो इस बार हम फुल फ्लैश युद्ध जो है वो करेंगे। तो फुल फ्लैश युद्ध में हम उतर जाएंगे और जैसा कि आप ही ने बताया कि शिमला समझौता भी रद्द कर देंगे और ये सारी बातें जो की जा रही हैं कि भाई पानी इंडस्ट्री के हवाले से जी हाँ डिफेंस है क्या जो एक पानी रोकने की बात कही गई है, ये मुझे मतलब पानी रोक देने का ऐलान करना वो अलग बात है और जब अगर युद्ध ही करना हो तो फिर पानी रोकने जैसी क्या बात है। हाँ। पानी तो अपने आप क्या सब कुछ रोक दिया जाता है फिर चाहे क्या बाघा बॉर्डर हो, क्या पानी का बहाव हो, क्या ट्रीटी हो, सब तोड़ दी जाती है। तो कुल मिला के जब युद्ध का ही प्लान है तो जो शुरुआती एक्शन का ऐलान है ये कुछ कम नजर आता है कि कम इस मायने में भी नजर आता है कि बाकर साहब जिस तरीके से आप जानते हैं कि इस जो ट्रीटी है, इस जो वाटर ट्रीटी है, इस वाटर ट्रीटी में ये है कि आप जो है इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर होता है। वर्ल्ड बैंक मतलब हम इंटरनेशनल जो हमने ट्रीटी की है हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये युद्ध से पहले कर रहे हैं, युद्ध के बाद इमरजेंसी के हालात में क्या होता है फिर कोई मायने नहीं रखती, कोई टीटी कोई पीटी कुछ मायने नहीं रखती। तो मगर युद्ध से पहले अगर हम फर्स्ट एक्शन के तौर पर लेते हैं तो ये हम इंटरनेशनल इदारों को वायलेट करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो पानी जो पाकिस्तान जाता है वो भारत का पानी नहीं है, वो पानी चीन से आता है। जी हाँ। तो चीन से आके भारत से होते हुए जाता है और चीन ने इस पर कोई ट्रीटी भारत या पाकिस्तान के साथ नहीं की है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर चीन कोई पाकिस्तान के फेवर में एक्शन लेता है तो पाकिस्तान को परेशानी हो ना हो हमें परेशानी हो सकती है। ये एक क्लियर मतलब जो दूर अंदेशी में अगर हम देखें तो फिर ये जो खतरा है वो नजर आता है। तो लेकिन हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मौका ऐसा है कि चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और चाइना इस वक्त दबाव में है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से उस पर दबाव बनाया है और अमेरिका हमारे साथ मुकम्मल तौर पर है और चाइना किसी भी तरह की इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा क्योंकि चाइना का और बड़ा नुकसान होगा और वो चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा और साथ ही साथ ना भारत के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से इनडायरेक्टली भी आने की वो हिमाकत करेगा क्योंकि
उसको जो है अमेरिका से बड़ा दबाव का सामना है, वो ट्रेड के हवाले से हो, दीगर मामलात के हवाले से हो, और फिर अमेरिका इस वक्त जो है हम ये कह सकते हैं कि हमारी उसको ज़रूरत है और हम भी जो है उसके साथ जो है बहुत सारे मामलात कर रहे हैं। तो चाइना किसी सूरत इस पाकिस्तान के मामले में, चाहे वो इंडस ट्रीटी का मामला हो, पानी रोक देने का या फिर मामला हो, या फिर अगर हम कोई बड़ा एक्शन लेते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो जिस तरह से बहुत सारे लोग ये खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि भाई चाइना आ जाएगा, उसके इंटरेस्ट हैं, तो ये कहा जा रहा है, हमारे बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, चाइना हिमाकत नहीं करेगा कि भारत के खिलाफ आकर खड़े हो और पाकिस्तान का साथ दे। देखिए, अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जाते हैं और बात करते हैं कि मतलब लोकेशन वाइज इस वक्त चाइना साथ नहीं देगा, तो मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि भारत ने पहला कदम ऑलरेडी चाइना के खिलाफ उठा दिया है 12% टैरिफ लगाकर। ऊपर से ये बात अमेरिकन मीडिया छाप चुका है कि भारत के ऊपर दबाव है कि चाइना से पूरे अपने ट्रेड को खत्म किया जाए। तो एक बात बड़ी सीधी सी है कि अगर भारतीय स्टैंड ये रहता है कि हम अमेरिका के साथ नहीं जा रहे हैं, टैरिफ वार में हम शामिल होने वाले नहीं हैं, और जबकि हम 12% में हो चुके हैं, तो ये सारी चीजें अगर जेडी वेंस का यहाँ घटना के वक्त मौजूद होना, ये सब बातें जो हैं बहुत कुछ कहती हैं, और इनके इशारे कुछ इस तरह से है कि चाइना जो है वो साथ न दे। मैं कम से कम इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम चाइना से पहले चाइना के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो रशियन फेडरेशन, पहले जो यूएसएसआर होता था, रशियन फेडरेशन आज भी जिंदा है। रशियन फेडरेशन में एक देश है जिसका नाम किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान को अगर आप देखते हैं तो किर्गिस्तान पीछे से बहुत नजदीक रह जाता है पाकिस्तान की लोकेशन से। 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको नजर आता है। तो ये पीछे का जो किर्गिस्तान का रास्ता है, अगर किसी तरीके से यहाँ मतलब युद्ध होता है, कदम बढ़ते हैं, बूट पड़ते हैं, तो पाकिस्तान को अपना 52वां स्टेट बनाकर अमेरिका ने इसलिए रखा या ब्रिटेन ने इसलिए रखा क्योंकि रशियन फेडरेशन के जो कदम है वो चाइना की सरहदों के नजदीक होते हुए भारत तक न पहुंचे और बीच में उनका मिलिट्री बेस बना रहे। तो पाकिस्तान अपने आप में कोई देश हो ये मैं नहीं मानता। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान एक 52वां स्टेट है, 51वां तो इजराइल है, मगर 52वां स्टेट जो है वो है, ये कॉलोनी है, आप बोल सकते हैं कि जो अमेरिका की कॉलोनी है, बस कॉलोनी मैं तो मैं स्टेट ही मानता हूँ ना। देखिए, वहाँ इस वक्त एक ऐसा मौका है जो दिखाई देता है कि 95% जो लोग हैं वो अपनी ही फौज के खिलाफ हैं। वहाँ के जो पॉपुलर लीडरशिप है वो जेलों के अंदर बंद है, उनका अपना हीरो जेल की काल कोठरी में बंद है। वहाँ जो पत्रकार थे देश छोड़कर भाग चुके हैं। देश में इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है कि लोग आटे और तेल को तरस रहे हैं। बिजली के बिल इतने तगड़े आते हैं कि लोग ब्याज पे, अब वो जिस घर में बिजली जलाते हैं उस घर को बेचकर भी वो बिल जमा नहीं कर सकते। एक ऐसा मतलब जो है बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान बना हुआ है। ऐसे में एक तो हमला करके पीओके लेने का अच्छा मौका है। एक दूसरी बात यह है कि उसको ऐसा बनाने के पीछे अमेरिका बहादुर का हुक्म है, जो वहां की फौज बदस्तूर जो है उस पे अमल दरामद कर रही है। तो जो अमेरिका का इतना बड़ा गुलाम हो कि अपनी पूरी की पूरी देश की जनता की अर्थव्यवस्था से लेके और देश की लीडरशिप से लेके जर्नलिज्म तक को कैद में डाल दे, वो क्या अमेरिका उसके खिलाफ जो है ईमानदारी से भारत का साथ देगा? इस पर मुझे शक है। बात ये है कि अमेरिका को जब पिछले ट्रम्प राष्ट्रपति था तो उसने बाकायदा ऐलान किया था कि हम इस पूरे इलाके में एशिया पैसिफिक में भारत को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे और पुलिस स्टेशन बनाएंगे और रीजनल पावर बनाएंगे और चीन के जो प्रभुत्व है उसे खत्म करेंगे और चीन के खिलाफ भारत को स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका में पहले ट्रम्प कह चुका है।
तो अब अगर उसी तरीके से आगे चीजें बढ़ती हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये वार शुरू होगी तो वार भले ही पाकिस्तान से शुरू होगी, अमेरिका का इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान को खत्म करने में बिल्कुल नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट जो है चाइना को खत्म करने में होगा। चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो लगता है कि रशिया भी पाकिस्तान का साथ एक मोड़ पे आके बाय द साइड दे सकता है, क्योंकि समंदर का सीधा रास्ता, चाहे वो उज्बेकिस्तान के रास्ते हो चाहे किर्गिस्तान के रास्ते हो, रशियन फेडरेशन का सीधे गर्म पानी यानी कि अरब सागर में उतर जाता है। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसीज होती हैं उनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वो एक अलग दिशा में जाता है। मगर इन सब बातों का कोई मायने नहीं होता अगर हमारे मासूमों का कत्ल किया जाता है और अगर उनको निहत्तों को मारा जाता है तो उनका बदला जरूरी है, बहुत जरूरी है बदला। और उस बदले के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान पर अगर भारी स्ट्राइक करनी पड़े और ऑपरेशन करना पड़े तो करना चाहिए। तो ऐसा जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है भाई साहब, क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह के तबसरे चल रहे हैं, जिस तरह के मुतालिबे चल रहे हैं, तो क्या हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में भी बड़ा जो है उसके असरात हमको नज़र आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट की भी अगर हम बात करें या जिस तरह की भी हमारे बाज़ारों की बात करें तो सभी मोहतात नज़र आ रहे हैं। तो क्या आने वाले जो चंद घंटे हैं वो बहुत अहम है सब कॉन्टिनेंट के लिए? देखिए बिल्कुल अहम है और बहुत अहमियत रखते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के लिए अहम नहीं है, सिर्फ चाइना साथ देगा नहीं देगा के लिए मायने नहीं रखते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स को लेकर, चिकन नेक को लेकर किस तरह का बयान दिया था वो महत्वपूर्ण है। ऊपर से उसी बयान को दिमाग में रखते हुए अगर पाकिस्तान की मीडिया शिमला समझौते को तोड़ने की बात करती है तो फिर ये सारी इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं चीजें। बहुत कुछ है जो बहुत लंबा है, बहुत कुछ है जो नजर नहीं आ रहा है, बहुत कुछ है जिसकी चर्चा बाद में हो सकती है। और अगर ये बात सिर्फ बिहार के चुनाव तक सिमट जाती है तो बात अलग है, वरना शुरू हुआ तो फिर खत्म बहुत देर में होगा और बहुत लंबे में होगा और बहुत कुछ बदलने के बाद होगा। अब आप क्या समझते हैं कि सारी चीज़ें किस पर मुनहसर हैं, किस पर डिपेंड है? क्योंकि फ़ैसला लेने वाली जो शख्सियत है उस पर जो है किस कदर, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अभी सारा देश यही कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है इसके ज़िम्मेदारों को जो है सज़ा दी जाए। इसमें कोई पार्टी बंदी नहीं है, इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि एक यानी दबाव नहीं कहेंगे हम, बल्कि एक विल कहेंगे हम, एक ज़रूरी हो जाना जो बयानात सामने आया, चाहे प्रधानमंत्री के हो, चाहे वज़ीर दाखिला के हों, चाहे वो वज़ीर दिफा के हों, तो क्या लग रहा है भाई साहब? क्योंकि एक किस्म की जो है हम देख रहे हैं बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में भी एक बेचैनी और बेकरारी देखा, क्योंकि होता यही है कि जो बैटल ग्राउंड जो होते हैं वहाँ पर तो मज़ीद जो है आशंकाएँ जो है होती हैं और फिर उनको ही जो है सारी चीज़ों का जो है सामना होता है। जी, अब सरहद पार से जो खबरें मिल रही हैं वो भी बड़ी तशवीशनाक हैं, क्योंकि वो भी ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो भी बड़ी यानी सरगर्म हो चुके हैं। देखिए, अगर बड़ी सीधी सी बात है, अगर हमारी ऑल पार्टी मीटिंग होती है, हमारी डिफेंस मीटिंग्स होती हैं, हमारी सारा मंत्रालय एक्टिव हो जाता है, तो जिस देश के खिलाफ जो है ये सारी बातें हो रही होंगी उसके यहाँ डिफेंस हलचल ना हो, ये तो संभव नहीं हो सकता जी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो चादर ओढ़ के सोते रहे और हम प्लानिंग करते रहे। ये तो मेरे ख्याल से चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हमारे इरादे दिखाई दे रहे हैं कि हम अटैक करेंगे तो वो अपने डिफेंस को मजबूत करने या रिटेलिएट करने की तमाम तैयारियां वो देश भी करेगा, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। उससे कोई मेरे ख्याल से संभलने या डरने जैसी कोई कहानी नहीं होती है। अलबत्ता वो क्या करता है वो देखना होगा। एक छोटा सा देश है
हथियारों को लेके हम बहुत बड़ा देश है। मगर एक डाउट मुझे जो है वो दिखाई देता है, मैं उस डाउट को लेकर चिंतित ये होता हूँ कि अगर एक बयान जो है वो तुरंत आता है और वो बयान होता है कि धर्म पूछकर कत्ल किया, तो इसमें दो सवाल उठते हैं। वो ये है कि जो ये वीडियो बना रहा था वो कौन था? क्या जब अंधाधुंध AK-47 या उससे बड़ी राइफल की कोई गोलियां फायर चल रही हो, कोई सामने खड़े होकर मोबाइल बना सकता है क्या? कोई वीडियो बना सकता है क्या? उस वक्त वो जान बचाएगा कि वीडियो बनाएगा? एक बात। अगर वीडियो बनाने वाला आतंकवादी संगठन की तरफ से कोई था तो पहला वीडियो किसी न किसी IP से किसी न किसी को भेजा होगा। अब तक जो है उसको पूरा डिटेक्शन और चैन को पकड़ लेना चाहिए और सार्वजनिक भी कर देना चाहिए, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन है ये आदमी, कौन है और पाकिस्तान से क्या कंसर्न है। दो बात। तीसरी बात आती है इसमें कि अगर बाकर साहब हम ये कहते हैं कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, तो फिर यहाँ से जो है वो चुनाव रंग मुझे नजर आता है। वो क्यों चुनाव रंग नजर आता है? वो चुनाव रंग इसलिए नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है और ये बयान है सारे, और सोशल मीडिया पे इससे पहले भी इसी तरह के कैंपेन चल रहे थे जी, कि अगर पाकिस्तान या आतंकवाद या मुसलमान जी, किसी को भी दुश्मन माना जाए तो वो सिर्फ हमारा धर्म देखते हैं, जाति नहीं देखते। इसलिए जाति में बटकर मायावती को, चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को, यादव अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को वोट न दिया जाए और ममता बनर्जी को वोट न किया जाए, क्योंकि जाति का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन हमें सिर्फ जो है धर्म के नाम से जानते हैं। इसलिए सब इकट्ठे होकर जाति भूल के हमको वोट कर दो, तो फिर यहाँ से ये टोटल पॉलिटिकल बयान हो जाता है। अगर इसको इस नियत से बयान को दिया गया है तो फिर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पे कोई हमला होगा, कोई लड़ाई होगी। ये लड़ाई मुझे लगता है फिर चुनाव बिहार में खत्म हो जाएगी या बंगाल तक चली जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर ईमानदारी से बयान दिया जा रहा है और इसमें कोई दम है तो हमें अगले 24 घंटे में पाकिस्तान पे हमला चाहिए, हमारे मासूमों का बदला चाहिए। हमें जो है ये सारा का सारा बदला जो है हमारे बेगुनाह लोगों की मौत का बदला पाकिस्तान पर कोई बड़ा अटैक करके वहाँ की आर्मी ISIS को खत्म करके हमें दिया जाए, तो हम मानेंगे कि हम विश्व गुरु भी हैं, हमारे पास दम भी है, हमारे पास एकता भी है और हम जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये मैं मतलब जो है इसे मेरी डिमांड भी समझे और मेरी तरफ से एक इम्तिहान भी समझे, क्योंकि मैं इसे नहीं तो बयान का जो अर्थ निकल रहा है वो वही है जो पीछे से बयान दिए जाते हैं। और अगर एक तरफ हमारी लाशें पड़ी हैं और दूसरी तरफ हम इसमें वोटिंग ट्विस्ट लेके आते हैं तो फिर शक गहरा होता है। ठीक है नाज़रीन, यही वो यानी डिमांड है और यही वो मुतालबात हैं और यही यानी प्रधानमंत्री हों या फिर वज़ीर दाखिला हों, उनके बयानात और उनका यानी जो जवाब या फिर उनका जो इरादा नज़र आ रहा है, तो उसको देखते हुए अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए जो है जो भारत में हैं या भारत जाना चाहते हैं उनके लिए एडवाइज़री जारी की है। यानी ये इस बात के इम्कानात हैं, अंदेशे हैं और ख़तरात का जो है अंदाज़ा है। तो इसी वजह से यानी आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपने शहरियों के भारत जाने या फिर भारत में ठहरने के हवाले से वो चिंतित हैं, वो फ़िक्रमंद हैं। पता नहीं क्या हो सकता है चंद घंटों में, अगर कोई क़दम उठाया जाएगा तो फिर उसके बाद फिर उधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा। और यही वो सूरत हाल है, यही वो सिचुएशन है, क्योंकि अभी सभी इंतज़ार ये कर रहे थे कि इजलास होंगे और फिर इसमें जो है आल पार्टी मीट का जो है बड़ा अहम मामला था, तो उसको भी देखा जा रहा था। और अब चूंकि वो सारे मराहिल हो चुके हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ प्रधानमंत्री पर इन्हिसार हो चुका है कि वो क्या फ़ैसला लेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो सदर जमहूरिया से भी मुलाकात हमारे वज़ीर ख़ारजा ने और वज़ीर दाखिला ने उनसे मुलाकात की है। तो वाहिद साहब क्या इस वक्त अगर हम देखें, बहरहाल जो कुछ भी हुआ, चूँकि हमारे पास वक्त कम है,
3 मिनट है हमारे पास। अब ये जिस तरह की सिचुएशन में हम ठहरे हुए हैं, मासूमों की जानें गई हैं और लाख सरकार की जानिब से जो कुछ कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम कर दिया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा सानहा फिर पुलवामा के बाद जो है हुआ है। तो अब सारी चीज़ें सारे देश ने जो है जिम्मेदारी दे दी है किसको, यानी मरकज़ी सरकार को। अब मरकज़ी सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो क्या अब प्रधानमंत्री का फैसला एक तारीखी फैसला बनेगा वाहिद साहब? देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो बयान बिहार में जाके दिया गया है, हाँ, मैं उस बयान को अभी तब तक पॉलिटिकल मानूंगा कि आप जब ऑल पार्टी मीटिंग जो है दिल्ली के अंदर बुलाई जाती है, कश्मीर के अंदर कश्मीरी जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, हाँ, उस वक्त आप बिहार में जाके चुनावी कैंपेन करते हुए ये बयान देते हैं। आपको तो जो है वार रूम में बैठना चाहिए था, आपको तो ऑल पार्टी मीटिंग को लीड करना चाहिए, आपको तो जो है सारी रात बैठ के प्लानिंग तैयार करनी चाहिए जवाब देने की। आप तो चुनावी वोट के लिए जाके वोटों के लिए बयान दे रहे हो। तो सवाल ये उठता है, इसलिए मेरा डाउट क्लियर होता है कि आप जो बयान आपको ऑल पार्टी मीटिंग के मंच से देना चाहिए, जो पैगाम आपको अपने जो प्रधानमंत्री हाउस है वहां से देना चाहिए, गृह मंत्रालय से देना चाहिए। ठीक है भाई साहब, हो सकता है प्रधानमंत्री जो है नेशन से खिताब भी करें, हो भी सकता है ऐसा भी, या फिर अगर हम देखें कोई हिकमत अमलियाँ होती हैं जिसको पहले जो है अंजाम दिया जाता है, उसके बाद फिर जो है देश से मुखातिब किया जाता है। लेकिन बहरहाल जो कहना था प्रधानमंत्री ने देश की किसी भी हिस्से से दे दिया है। देश में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, जो लोग जो हैं बाकायदा सड़कों पर निकले हुए हैं, झड़पें शुरू हो गई हैं, एक दूसरे पर मार झपटे शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ये मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है कि इस मामले को या तो शांत किया जाए या तो फिर हमला किया जाए, और या तो फिर एक नहीं, शांत वाला तो अब सवाल नहीं रहा भाई साहब, क्योंकि शांत वाला कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि शांत का मामला या शांति का मामला वो एक अरसे दराज से चल रहा है। अब तो सिर्फ और सिर्फ जवाब, न सिर्फ जवाब बल्कि कोई ऐसा कदम ये कहा जा रहा है। जवाब तो वो होता है कि भाई सवाल हुआ तो फिर जवाब दे दिया, जवाब की भी बात नहीं है। अब तो मतलब एक फैसले की बात हो रही है, फैसले की। मैंने वही बात कही है ना जी, मैंने वही बात कही है। तो फिर आप इक़दाम का इंतजार कर लें, चाहे बात कहीं से भी कही गई हो, उससे क्या आप इस बात के लिए पूरी उम्मीद नहीं है कि इक़दाम जो है वो बोलता है, जुबान नहीं बोलती बल्कि इक़दाम जो होगा वो बोलेगा? तो थोड़ा सा शायद वेट करना होगा देश को। मैं तो चाहता हूं कि कदम बोले, देखिए मैं तो चाहता हूं कि एक्शन बोले, मैं चाहता हूं, मैं तो मांग ही वही कर रहा हूं ना। तो क्या आप या फिर देश सारा जो कोई इस तरह की बात कर रहे हैं, कुछ घंटों का इंतजार नहीं कर सकते? कुछ घंटों का इंतजार या किसी उद्घाटन सेरेमनी का नहीं है। ये वक्त जो है देश की जनता के सामने उन्हें मजबूत दिखाने के लिए और मजबूत करने के लिए एक्शन का वक्त है। यहाँ ऐसे इमरजेंसी हालात में जब हम किसी दूसरे देश के खिलाफ एक्शन कर रहे हो जी, तो फिर हमें जो है मतलब जो है चुनावी मोड में नहीं दिखना चाहिए ना, हमें एक्शन के मोड में दिखना चाहिए। ठीक है, चुनावी मोड का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आप और हम सब शायद मेरे ख्याल से कुछ घंटे हमको इंतज़ार करना होगा, और ज़रूर हमको पूरी उम्मीद है मोदी सरकार से, मोदी से, कि वो कोई एक बड़ा कदम उठाएंगे जिसके ज़रिए जो कुछ सूरत हाल बनाई है उसका मुस्तकिल परमानेंट हल हो सके। पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मोबाइल से अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।